तो फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची सैरी को दिखाते हुए जिसके डैड की डेथ हो चुकी थी और अब उसकी मॉम अकेली सैरी और उसके भाई की जिम्मेदारियां उठा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत बिजी रहती थी और सैरी को इग्नोर भी कर जाती थी। आज भी जब सैरी ने उनके साथ खेलने की जिद की तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो मीटिंग में बिजी हैं और उसको भाई के साथ जाकर खेलने को कह दिया। सैरी भाई के कमरे में गई तो उसे कमरे में एक शैडो नजर आया और तभी उसके भाई ने पीछे से आकर उसे टच कर दिया। वो डर कर चिल्ला उठी। इस रूम में कोई शैडो नहीं था, बस छोटी सैरी का वहम था। वो सैरी अब अपने भाई रामन से खेलने की रिक्वेस्ट करती है तो वो भी मना कर देता है क्योंकि उसे अपने गेमिंग कंपटीशन की तैयारी करनी थी अपने फ्रेंड्स के साथ। उसकी मॉम उसे अपने साथ सैरी को भी पार्क ले जाने को कहती है ताकि उसकी बोरियत कम हो जाए। पार्क में सैरी को मिलता है उसका दोस्त जो कभी कभार इसी पार्क में उसके साथ खेलता था। सैरी उसके साथ बिजी हो जाती है और रेमन अपने फ्रेंड्स के साथ। सैरी और वो लड़का हाइड एंड सीक खेलने का डिसाइड करती है और सैरी अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है मुझे अच्छी जगह छुपाने में मदद करें ना प्लीज। तो रेमन उसे डांट कर भेज देता है कि देख नहीं रही हो मैं बिजी हूँ यहाँ। सैरी उदास होकर वहाँ से चली गई तो यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आया जिसने इन सबको वार्न किया कि इस टाइम बच्चों का इस पार्क में खेलना सेफ नहीं। लेकिन ये सब तो अपने गेम में इतना बिजी थे कि किसी की क्या सुनते। सैरी को हम देखते हैं जो पार्क के पास बने एक खौफनाक घर के अंदर आई जहाँ उसे दिखी सीढ़ियों पर बैठी एक खौफनाक औरत, जिससे डरने के बजाय सैरी ने उससे मदद मांगी छुपने के लिए और हमें ये डरावना मंजर दिखाया गया कि उसी औरत ने जल्दी से सैरी के करीब आकर अपना बड़ा सा मुंह खोला और खोलते हुए पूरा सैरी को खा लिया, उसे कच्चा ही निकल लिया। यहाँ जब सबके घर जाने का वक्त हुआ तभी रेमन को सैरी का ख्याल आया। उसने पार्क में सैरी को देखा, यहाँ के बच्चों से पूछा सैरी के बारे में पर सैरी नहीं मिली और तब सैरी के बेस्ट फ्रेंड एल्डी ने आकर रेमन को बताया कि सैरी काफी टाइम से नजर नहीं आ रही। वो मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलने वाली थी। ये लोग इस टाइम उसी घर के सामने खड़े थे जिसके अंदर सैरी गई थी पर इन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो इन्होंने मान लिया कि रास्ता अंदर जाने का है ही नहीं तो सैरी यहाँ कहाँ हो सकती है। सीन कट होकर अब दोबारा हमें सैरी को ही दिखाया जाता है जिसे उस डेमोनिक औरत ने खा लिया था। वो अब जिंदा थी, एक डाइनिंग टेबल पर बैठी थी जहाँ एक औरत बहुत प्यार से उसे खाना सर्व करती है और अपना नाम वेंडा बताती है। इसी टेबल पर 3 और बच्चे भी थे जो मजे से खाना एंजॉय कर रहे थे। सैरी को भी खाना मजे का लगा और वो तेज तेज खाने लगी पर हकीकत में वो खाना नहीं बल्कि कीड़े और चूहे थे जो असल में सैरी समझ नहीं पा रही थी। और सामने बैठे 3 बच्चे भी असल में सोल्स थी, आत्माएं थी जिनका असल भी सैरी देख नहीं पा रही थी और ये भरम या ये झूठ उसे वेंडाई यानी वो शैतानी आत्मा ही दिखा रही थी। बाहर रात हो चुकी थी। सैरी का पता अब तक किसी को नहीं चल पाया था। पुलिस भी उसे ढूंढने में नाकाम थी। रेमन की मॉम भी उससे उसकी लापरवाही की वजह से नाराज थी। यहाँ तक कि रेमन के दोस्त जो उस वक्त रेमन के साथ थे इस चीज का जिम्मेदार अपने आप को मान रहे थे और दुखी थे और सब कुछ ठीक करना भी चाहते थे। रेमन खुद भी अपनी बहन के गुमने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट था। रात में उसे टेंशन में नींद भी नहीं आती और अचानक उसकी खिड़की पर नॉक होता है। वो चौंककर उठा ही कि पीछे से उसकी अलमारी खुल गई। उसे देखकर उसने वापस खिड़की की तरफ मुंह किया तो वहाँ उसकी बहन की डिमोनिक यानी शैतानी सोल खड़ी थी जिसे देखकर वो डर जाता है और अगले ही सेकंड सैरी उसके सामने आकर उसे धक्का देकर रूम से बाहर चली जाती है। रेमन खुश हुआ, उसे लगा कि सैरी घर वापस आ गई है। वो बाहर गया तो सैरी घर में भाग रही थी पर उसकी हाथ नहीं आई और तभी सैरी के पाँव उसे टेबल के नीचे नजर आए। रेमन डर गया क्योंकि कुर्सी के ऊपर कोई नहीं था। अब सैरी उसे विंडो के पास दिखाई दी। उसे जाकर सैरी को टच किया तो वो एक शैतान में बदल गई और डरावनी आवाज में बोली मुझे ढूंढना बंद करो, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ रेमन की फ्रेंड को भी अपने रूम में उसकी मॉम अजीब तरीके से बैठी दिखाई देती है जो उनसे कहते हैं कि जो पार्क वाला घर तुमने देखा है वो खाली नहीं है, उसमें एक शैतानी ताकत है। ये लड़की उनकी बातों को समझ नहीं पाई और तभी उसके घर पे दरवाजा नॉक हुआ। उसने जाकर बाहर देखा तो शौक रह गई कि उसकी मॉम तो उसके डैड के साथ बाहर थी। जो उसके रूम में थी वो कोई और ही एंटिटी थी। अगले दिन क्लास में भी रामन उदास था और उसे गार्ड की वार्निंग याद आई कि शाम में बच्चों का पार्क में रहना ठीक नहीं।
वो जब शाम में गायब होने वाले बच्चों के पीछे की रीजन सर्च करता है तो उसे एक डिमोनिक एंटिटी यानी एक शैतानी ताकत के बारे में पता चलता है जो बच्चों को पकड़कर अपनी भूख मिटाती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उस एंटिटी की तस्वीर भी एकदम से हिलती है और डर कर रेमन क्लास में ही चीख मार देता है और क्लास ओवर होने पर ये एंटिटी वाली बात वो अपने दोस्तों को भी बताता है, जिसे उसकी बातों पे यकीन था क्योंकि रात से उन दोनों के साथ भी अजीब डरावने काम हो रहे थे। यहाँ रामन का दोस्त उसे इस एंटिटी के बारे में और भी नॉलेज देता है कि वो एंटिटी उन्हीं बच्चों का शिकार करती है जिनको घर पर प्यार नहीं मिलता और फिर वो उनको माँ का प्यार देती है। ये एंटिटी बच्चों को जान से मारने से पहले उनकी फैमिली को 3 दिन का वक्त देती है। अगर वो बच्चे को ना ढूंढ सके तो बस हमेशा के लिए उसे मारकर उसकी सोल को अपने साथ रखकर वो उसे माँ की तरह पालती है। यानी एक दिन वो ज़ाया कर चुके थे और अब 2 दिन उनके पास थे जिसमें सैरी को वो बचाने की उम्मीद रख सकते थे। ये तीनों इसीलिए उस डिमोनिक घर में जाने का फैसला करते हैं। यहाँ सैरी का दोस्त एल्डी अकेले ही सैरी की तलाश में इन लोगों से पहले उस घर में आ चुका था जो घर पार्क के पास था। घर की विंडो से वो देख पाता है कि सैरी वहाँ खाना खा रही थी डीमन के साथ। जैसे ही उस डिमोनिक एंटिटी ने एल्डी को डरावने अंदाज में देखा तो वो घबराकर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला और बाहर निकलते हुए रामन से टकरा गया। उसने जो देखा वो सब रामन और उसके दोस्तों को बताया। चलो एक बात तो उन्हें पता चली कि सैरी अंदर ही है। सैरी को लेने के लिए वो एल्डी को लेकर उस घर के अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि सैरी कहाँ थी। सैरी पहले डाइनिंग पर थी लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। रमन एल्डी से कहता है ठीक है, बस तुम्हारा काम यही खत्म हुआ, तुम जल्दी से घर चले जाओ। लेकिन एल्डी घर जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे भी सैरी को ढूंढना था। इन्हें यहाँ की चीजें देखते हुए एक सफेद चादर में एंटिटी दिखाई देती है। ये लोग डर जाते हैं लेकिन डरते हुए वो उस चादर को हटाते हैं, लेकिन वो तो बस एक चादर में छुपा लैंप था। यहाँ एल्डी को जब सैरी की झलक नजर आती है तो वो उसका पीछा करता है और पहुंच जाता है एक डेमोनिक कमरे में। जबकि रामन को भी सैरी की आवाज सुनाई देती है जो कि हाइड एंड सीक खेलने के लिए काउंटिंग कर रही थी। उसे पकड़ने के चक्कर में वो भी उसे कमरे में आ गया जहाँ एल्डी था। दूसरी तरफ रामन के दोस्त को भी कमरे में सैरी दिखाई देती है। जब वो उस कमरे में जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस एंटिटी ने यहाँ का दरवाजा चुपके से बंद कर दिया। जब उसे ये एहसास हुआ कि वो इस कमरे में लॉक हो चुका है तो वो पैनिक होकर जोर जोर से दरवाजा बजाता है। एक मिनट के लिए उसके दोस्त को उसकी आवाज सुन भी जाती है, पर जब वो इस दरवाजे के पास आई तो उसे अंदर कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दिया। हालांकि वो लड़का अंदर ही था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी दोस्त को भी देख पा रहा था। लेकिन जब उसकी दोस्त कमरे से आगे बढ़ने लगी तो वो समझ गया कि वो एंटिटी ही इसके साथ शरारत कर रही है। वो ना अंदर की चीजें बाहर दिखा रही है और ना ही अंदर की आवाज बाहर जाने दे रही है। तभी उस लड़की के पीछे एक कैबिन खुलता है जिसके अंदर उसे सैरी दिखाई देती है जो एकदम से अपना बड़ा सा मुंह खोल लेती है और उसे देखकर वो डर कर वहीं बेहोश हो जाता है। बाहर उस लड़की को भी सैरी की झलक दिखाई दी। सैरी को पकड़ने के लिए वो जैसे उसके पीछे भागी तो सैरी एक कपड़े के अंदर जा छुपी और उस लड़की के देखते ही देखते एक बहुत बड़ी एंटिटी में तब्दील हो गई। ये सब देखकर वो लड़की भी बहुत ज्यादा डर गई। दूसरी तरफ हमें रामन और एल्डी को दिखाया जाता है जो सैरी को ढूंढते हुए एक दूसरे कमरे में आ गए थे जहाँ पर इन्हें एक डायरी मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे लैंप्स पे थे जिन्हें ये लोग जला लेते हैं। इस डायरी को पढ़ने पर इन्हें पता चलता है कि इस घर में पहले जो फैमिली रहती थी वो खुश बिल्कुल नहीं थे। यहाँ का ओनर अपनी बीवी और बच्चों को खूब पीटता था। ये पढ़ते हुए एल्डी भी रामन को बताता है कि इस तरह तो मेरे भी डैड मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, वो मुझे मारते भी हैं। वो अपनी कमर दिखाता है जहाँ पर बहुत गहरे जख्मों के निशान थे। उसके ये दिखाते ही ऊपर से छत टूटती है और कोई अनजान ताकत उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है और रामन उसे बचा भी नहीं पाता, बस ये सब देखता रह जाता है। फिर उसी सुराख में से उसे नजर आती है अपनी बहन सैरी जो कि उसकी मॉम के साथ खड़ी हुई थी। रामन समझ गया कि ये उसकी मॉम नहीं है बल्कि वही एंटिटी ही है। उसने सैरी को कहा फौरन मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पीछे जो खड़ी है वो हमारी मॉम नहीं है। उसके कहते ही वो एंटिटी अपना चेहरा बदल देती है लेकिन सैरी उसके पास नहीं आती। वो तो उस एंटिटी की उंगली तोड़कर खाने लग जाती है और ये सब रामन को बहुत अजीब लगता है। वो भागकर अपनी बहन को पकड़ना चाहता था लेकिन तभी वो एंटिटी सैरी को लेकर गायब हो गई। रामन को अब एक दीवार के पीछे से धम धम की आवाजें आ रही थी जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ी एंटिटी हो। वो इस आवाजों का पीछा करने लग जाता है जबकि दूसरी तरफ रामन का दोस्त जिस कमरे में बेहोश हुआ था उसे भी
ही होश आ चुका था। एकदम से उसी कमरे में कुछ दरवाजे खुलती हैं और उन 3 बच्चों की सोल, जिन्हें हमने पहले डाइनिंग टेबल पर सैरी के साथ खाना खाते हुए भी देखा था, वो एक एक करते हुए बड़ी अजीब तरीके से उन दरवाजों से निकलकर खड़े हो जाते हैं। ये लड़का ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो तीनों बच्चे अब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आ रहे थे, जिनसे बचने के लिए उसने दरवाजा खोला और वो बाहर चला गया। शुक्र था कि ये दरवाजा ब्लॉक नहीं था। बाहर वो अपने दोस्त से टकराया, जो भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसके साथ भी जितने डरावने काम हुए थे उसने अपने दोस्त को बताया। उसने ये भी कहा कि बाहर से एक आदमी गुजर रहा था, मैंने उसे मदद के लिए आवाजें भी लगाई, लेकिन वो मेरी आवाजें सुनकर डरकर ही यहाँ से भाग गया। यहाँ रहमान और उस धप धप की आवाज का पीछा करते हुए एक अजीब से डरावने कमरे में आ चुका था, जहाँ अब उसके सामने एक बहुत बड़ी शैतानी एंटिटी थी। ये वही एंटिटी थी जिसके बारे में उसने गूगल पे सर्च किया था। ये बिल्कुल तस्वीर जैसी ही लग रही थी, या कह ले कि तस्वीर से भी कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके हाथ में इस टाइम अल्ती था। रहमान चुप के ये सब देख रहा था। वो अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और अल्दी को कच्चा ही निकल जाती है। डर के मारे रहमान हिल भी नहीं पाता। वो जैसे ही अगले पल मुंह उठाता है तो वो एंटिटी उसके सामने थी। डरकर वो सीढ़ियों से ही नीचे गिर गया। सीढ़ियों से नीचे गिरते ही उसे उसके दोस्त संभाल लेते हैं और वो दोनों दोस्त उसे इस घर से निकल जाने को कहते हैं। वो रहमान को बताते हैं कि किस तरह उनके साथ यहाँ पर बहुत सी पैरानॉर्मल यानी डरावनी चीजें हुई हैं। रहमान भी उनसे कहता है, हाँ तुम सब ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से वीवी गोमल नामी एंटिटी को यहाँ देख लिया है, जो बच्चों को खा जाती है, और उसी की वजह से यहाँ पर ये सारी नेगेटिव चीजें हो रही हैं। रहमान उनसे कहता है, बस एक आखिरी मर्तबा हम उस कमरे में जाएंगे जहाँ अल्दी गया था। अगर हमें सारी ना मिली तो हम लोग घर चले जाएंगे। रहमान की बात मानते हुए ये तीनों उस कमरे में तो आते हैं, लेकिन यहाँ पहले तो उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर उसे सारी दिख जाती है, जो एकदम से यहाँ चलते हुए गायब भी हो गई। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से चले जाते, इन्हें एक काले रंग का कपड़ा हवा में उड़ता दिखाई देता है, जिससे ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर वो काले कलर का कपड़ा एक औरत और उसके 3 बच्चों में तब्दील हो जाता है। ये वही औरत थी जिसके साथ सैरी बैठकर खाना खा रही थी। रहमान उससे पूछा है, आखिर तुम हो कौन और तुम सैरी को छोड़ के नहीं रही? तो ये लड़की अपना नाम वेंडा बताती है और कहती है कि मैं सैरी को किसी को वापस नहीं करूंगी, क्योंकि सैरी को कोई इतना प्यार नहीं करता जितना मैं करती हूँ। यहाँ पर वो सैरी को भी बुला लेती है और उससे पूछती है, क्या तुम घर जाना चाहती हो? तो सैरी ना में जवाब दे देती है। सैरी उससे कहती है, वेंडा बहुत अच्छी है, वो मेरी सारी बातें मानती है, मुझसे खेलती भी है और मुझे अच्छा खाना भी बना कर देती है। रहमान बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। वो अपनी बहन को हर हाल में बचाना चाहता था। वो उसका जाकर हाथ पकड़ने की भी कोशिश करता है पर पकड़ नहीं पाता। तब उसका दोस्त उसे बताता है, ये सैरी नहीं है बल्कि ये सैरी की सोल है। इन्होंने जरूर सैरी की सोल और सैरी के जिस्म को अलग अलग कर लिया है। अगर हमें सैरी को बचाना है तो हमें पहले उसके जिस्म को ढूंढना होगा। रहमान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो वेंडा नामी इस औरत से कहता है, तुम असल में कौन हो? तुम अपना असल मुझे दिखाओ। उसके कहते ही वेंडा नामी इस औरत का जिस्म अकड़ने लग जाता है और एकदम से वो वीवी गोमल नामी एंटिटी में बदल जाती है। रहमान एक चेयर उठाकर वीवी गोमल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक भूत को मारने का ये सबसे गलत तरीका था। रहमान के दोस्त के पास एक चाकू भी था, जिसे जाकर वो जल्दी से वीवी गोमल के दिल की जगह पर स्टैब कर देता है। खून के फवारे वहाँ निकलते हैं और एक अजीब चीज होती है कि वो सारा खून एक बॉल में बदलते हुए उसी लड़के के मुंह के अंदर चला जाता है जिसने वीवी गोमल के ऊपर हमला किया था। इस खून की वजह से वो लड़का वॉमिट करने लगता है और वॉमिट कर करके बेहोश हो जाता है। यहाँ पर वीवी गोमल अब रहमान का भी गला पकड़ लेती है, उसे दबा देती है और उसे बेहोश कर कर नीचे फेंक देती है। बेहोशी में वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है, जहाँ पर उसे इस घर की हिस्ट्री पता चलती है। वेंडा नामी जिस औरत की झलक वो बार बार इस घर में देख चुके थे, वो ही इस घर में रहती थी, लेकिन उसका हस्बैंड एक अच्छा इंसान नहीं था। वो वेंडा के प्रेग्नेंट होने पर भी उसे मारता है और कहता है कि ये बच्चा उसका नहीं हो सकता। वेंडा उसे कहती रह जाती है कि तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, लेकिन वो आदमी वेंडा को ही मारने लग जाता है और वेंडा को बचाने के लिए उसके यहाँ तीनों बच्चे भी आ जाते हैं और ये बुरा इंसान उसके बच्चों के सामने ही गरम गरम चाय से उसका मुंह जला देता है और फिर घर को छोड़कर चला जाता है। अपने हस्बैंड के ऐसे चले जाने की वजह से वेंडा बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी। काफी सालों से वो घर से बाहर नहीं निकली थी अपने हस्बैंड की वजह से। अब घर कैसे चलाना था उसे समझ नहीं आ रही थी।
जब सारी चीजें घर पे खत्म हो जाती हैं तो वो खुद को और अपने बच्चों को जहर देकर मार देती है। मरने से पहले उसने खुद यहाँ अपने घर पे वीवी गॉम्बल को बुलाया था। वो भी वीवी गॉम्बल के बारे में सारी चीजें जानती थी और वो वीवी गॉम्बल से कहती है कि तुम चाहे मेरी सोल ले लो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे बच्चों को प्यार से पालना, उनके प्यार में कमी मत होने देना। साथ ही वो इस घर को एक कर्ज यानी एक श्राप में बदलने को भी कहती है ताकि उसका हस्बैंड कभी भी इस घर में वापस ना आ सके, क्योंकि अब उसे अपने हस्बैंड से नफरत हो चुकी थी। और फिर उस दिन के बाद से वेंडा और उसके बच्चों के सोल के साथ साथ वीवी गॉम्बल भी इसी घर में रहने लगी और ये घर डिमोनिक हो गया, यानी शैतानी घर बन गया जिसमें नेगेटिव एनर्जीज के अलावा कुछ नहीं था। ये सारा विजन देखने के बाद रामन को होश आ जाता है, उसके साथ साथ उसके दोनों दोस्तों को भी होश आ जाता है और तभी उन्हें वीवी गॉम्बल की आवाज आती है जो उनके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी। वो काउंटिंग करना शुरू कर देती है और डर के मारे ये तीनों जाकर छुप जाते हैं। वीवी गॉम्बल एक सांप में बदल देती है अपने आप को और इन तीनों को ढूंढने लग जाती है। उसे सबसे पहले मिलती है लड़की जिसके पाँव को अपने अंदर जकड़ते हुए वो उसे उल्टा लटका देती है। इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ बुरा कर देती, रामन और उसका दोस्त अपनी दोस्त को खींच कर बचा लेते हैं। रामन अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक चुका था। वो झुंझला उठता है और जोर जोर से सैरी को आवाज देने लगता है। वो सैरी से कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे उस दिन वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आज तक तुम्हें जिता नहीं सका। मैं इस सब के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। वो आवाजें देते हुए सैरी को बताता है कि तुम्हें वेंडा आज अच्छी लग रही है क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रख रही है, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली वाला प्यार कभी नहीं दे पाएगी। आज तुम्हारी मॉम घर पे तुम्हारा वेट कर रही है, वो कल से तुम्हारे लिए रो रही हैं। उसकी ये बातें जैसे वीवी गॉम्बल के ऊपर असर करने लगी थी। उसे कुछ होने लगा था और वो एक बहुत बड़ी उल्टी करती है जिसके बाद उसकी बॉडी से सैरी बाहर निकल आती है। असल में वो सिर्फ उन्हीं बच्चों का शिकार करती थी जिनके पेरेंट्स उससे प्यार न करते हो, लेकिन यहाँ तो सैरी का भाई और सैरी की मॉम उससे प्यार करती थी और इस चीज का सबूत उसे मिल पे गया था। तो ऐसे उसे सैरी को छोड़ना पड़ा। राहुल जाकर फौरन अपनी बहन को संभाल लेता है और गले से लगा लेता है। ये लोग ये बात भी समझ गए थे कि इससे पहले इन्होंने जितनी सैरी को देखा था वो सिर्फ वेंडा का दिखाया हुआ एक भ्रम था। अब वीवी गॉम्बल खड़ी होकर ये देखती रहती है कि रामन अपनी बहन से प्यार कर रहा था। यहाँ पर मौजूद सारे लोग भी अब वीवी गॉम्बल से डर नहीं रहे थे और उनकी बहादुरी को देखते हुए वीवी गॉम्बल खुद ही यहाँ से डर कर चली जाती है। अब तक सुबह भी हो चुकी थी। ये देखते हैं कि इस घर से बाहर जाने का सच में कोई रास्ता नहीं था। वीवी गॉम्बल ने ही सारे रास्ते बंद कर दिए थे। तब रामन और उसका दोस्त यहाँ की चीजें उठाते हुए एक दरवाजा तोड़ते हैं और बाहर चले जाते हैं। बाहर पुलिस और सैरी की मॉम पहले से ही मौजूद थी, जो सैरी को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। सैरी को तो ये लोग बचा लाए थे, लेकिन सैरी को बचाने के लिए उसका दोस्त आलदी जो अंदर गया था उसे बचा कर ये लोग नहीं ला पाए, क्योंकि आलदी से सच में उसके पेरेंट्स प्यार नहीं करते थे। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने तो उसे ढूंढा भी नहीं और अब उसे वीवी गॉम्बल ही पालेगी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैरी का घर बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुका था। उसे उसकी मॉम और भाई दोनों ही प्यार देते थे और उसे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते थे। सैरी भी खुश रहने लगी थी। एक रात रामन को अपने किचन में से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब किचन में जाकर देखता है तो सैरी वहाँ कच्चा गोश्त छुपा रही थी। ये देखकर रामन डर जाता है और समझ जाता है कि सैरी वीवी गॉम्बल यानी एक शैतान के साथ रहने की वजह से खुद भी काफी हद तक शैतान बन चुकी थी। लेकिन जैसे भी थी अब वो उसकी बहन थी और उसे अपनी बहन को साथ रखना था। और बस यही सब बताते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।